अच्छा, क्लासेस आर टेम्पलेट्स और उनकी अपनी कोई डेफिनेशन होती है, ठीक है? टेम्पलेट का क्या मतलब है? टेम्पलेट का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखो। अब इसके अंदर ये जो इंट है, ये जो आपके पास ये चीज़ है, ये आपका टेम्पलेट है और ये इसकी कुछ स्टेट है, ये इसकी स्टेट है। अब ये इसके कंस्ट्रक्टर को दे रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ब्रिक क्लास का, ठीक है? अब ये जो है, ये ब्रिक का टेम्पलेट है, लेकिन ये जो है, ये ब्रिक का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन इस टेम्पलेट को आप ब्रिक तो नहीं ना कह सकते। ब्रिक आप इसके ऑब्जेक्ट को कहोगे, आप इस टेम्पलेट को ब्रिक नहीं कह सकते। समझ लगी बात की टेम्पलेट क्या होता है? एक मिनट दोबारा इसको। यस सर, समझ लग ये देखो, ये देखो, ये मेरे पास टेम्पलेट है, ये मेरे पास ब्रिक की क्लास है, ठीक है? ये मेरे पास ब्रिक का ऑब्जेक्ट है। अब ये जो मेरे पास ब्रिक का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ब्रिक कह सकता हूँ, लेकिन इस टेम्पलेट को तो कभी मैं ब्रिक नहीं ना कहूंगा। अब ये जो मेरे पास ये ब्रिक का ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, इसके पास अपना यूनिक बिहेवियर, इसका बिहेवियर है, इसके पास अपनी स्टेट्स हैं। अच्छा, ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट इसको मैं कह सकता हूँ, लेकिन ब्रिक नहीं इसको मैं कह सकता, ठीक है? एक सेकंड, इसको दोबारा देखता हूँ मैं। ये देखो, ये इसने अब इसको कुछ इसकी स्टेट दी, ये इसको आप इसकी स्टेट बोल सकते हो। इसकी कोई और स्टेट थी, इसको मैंने इसके टेम्पलेट को दिया, इसकी क्लास को दिया, इसकी क्लास ने मुझे क्या रिटर्न कर दिया? एक बुक का ऑब्जेक्ट। तो सिंपली ये उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, जो कि उसको उसके वेरिएबल्स को सेट कर रहा है, उसकी स्टेट्स को सेट कर रहा है उसकी पर्टिकुलर शेप में, और ये ब्रिक का ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। तो इसके पास ऑब्जेक्ट के पास अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्टेट और अपने बिहेवियर्स हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये एक डायग्राम है, इसके अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो और मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करें और मुझे बताएं। बुक सर, और बैग, बुक, शूज, शूज, बैग, ट्यूब, सिटिंग एरिया, टेबल। अब देख सकते हो कि आप इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं करने हैं, लेकिन अब आपने सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है जो कि आपके रेलेवेंट होंगे, आपकी क्लास, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रेलेवेंट होंगे। तो आपने सिर्फ वही वाले ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है। इसके अंदर आपके पास बुक की निकल सकती है, आपके पास ह्यूमन की निकल सकती है, सिटिंग एरिया, शूज, बैग और क्लोथ्स, हैट, तो जो मर्जी है। लेकिन आपने सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन को यूज करना है, जो चीजें आपके रेलेवेंट हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आपने काउंट करना है, बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने इररेलेवेंट चीजों को इग्नोर कर देना है, इररेलेवेंट स्टेट्स को इग्नोर कर देना है, और उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देना है क्लासेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने थिंग्स की क्लास बनानी है, तो फिर मैं बुक को भी बुक, बैग, ये सबको एक ही चीज काउंट करके एक थिंग की क्लास बना दूंगा। अगर मैंने ह्यूमन की क्लास बनानी है, तो फिर ये सारी चीजें इग्नोर हो जाएंगी। अगर मैंने कोई बैग की क्लास बनानी है, तो ये बाकी चीजें इग्नोर हो जाएंगी, या ये ट्रंक भी आ सकता है उसमें। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि आपने जो भी आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, अब आपने उसमें देखना है कि यार मेरे पास इसके अंदर मेरे पास रेलिवेंट डिटेल्स क्या है, मेरे पास इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से निकल रहे हैं। क्लासेस नहीं पहले निकालनी, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है? वो जो है बॉटम अप अप्रोच है, कि आपने सबसे पहले नीचे देखना है कि ऑब्जेक्ट्स कौन से बनेंगे, फिर आपने देखना है कि इन ऑब्जेक्ट से मेरी क्लासेस कौन सी बनेंगी। डेवलपर्स क्या करते हैं? वो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास क्लासेस कौन सी हैं और उस हिसाब से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। लेकिन जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग को करते हो आप, तो आप सबसे पहले जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हो या आपने किसी और बंदे के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, आप पोटेंशियल क्लासेस, पोटेंशियल ऑब्जेक्ट्स देखते हो कि यार इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर ये बंदा किन किन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा है, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को सारे इकट्ठे कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक कैफे वाले के लिए सिस्टम बनाना, ठीक है? अब उसके पास जाओगे, अब आप देखोगे कि यार ये किन किन बंदों के साथ डील कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम पीजी कैफे को देखें, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उसके अपने एम्प्लॉयज हैं, और यही है। उसके पास डिशेस हैं, उसके बाद उसके पास और चीजें हैं, डिशेस के अंदर वैरायटी है, जूसेस है, उसके बाद उसके पास उसका फर्नीचर है, अगर उसने फर्नीचर को भी मैनेज करना है, उसके बाद उसकी ग्रॉसरी है। तो जो जो चीजें वो कह रहा है कि मैंने यार इन सब चीजों को मैनेज करना है, तो आप क्या करोगे? उन सब ऑब्जेक्ट्स को देखोगे, फिर आप देखोगे यार ये स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय और जो है
टीचर्स वगैरह, फैकल्टी स्टाफ जो है, ये तीनों तो सिर्फ एक बायर के ऑब्जेक्ट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन तीनों की जो स्टेट्स हैं मेरे पास सिमिलर हैं, जो कि एक बायर की स्टेट्स हैं। इन तीनों के बिहेवियर जो है मेरे पास सेम है, जो कि बायर के बिहेवियर है। तो मैं ये 3 क्लासेस नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इसको एक क्लासेस को ऑब्जेक्ट कर लूंगा, उसका नाम मैं रख दूंगा बायर की क्लास। तो जब भी मकसद ये है कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें से आप रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको देखते हो और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हो आप उनको क्लासेस में। ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस सर। अब अगला जो प्रिंसिपल है वो है इनकैप्सुलेशन का। हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया बड़ी डिटेल्स के साथ, वो था एब्स्ट्रैक्शन का, जो कि ये कह रहा है कि इररिलेवेंट डिटेल्स को इग्नोर करो और एब्स्ट्रैक्ट करो क्लासेस में। अब जो अगला प्रिंसिपल है वो है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेट करना होता है किसी चीज को कैप्सूल के अंदर बंद करना। ठीक है, तो ये इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि मेरा जो डाटा है, यानी मेरी जो स्टेट्स हैं, उनको मैंने बंद कर दिया है अपने मेथड्स के साथ। किसी बंदे को मेरा डाटा चाहिए तो वो मेरे मेथड्स के जरिए एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा मेरा डाटा एक्सेसिबल नहीं है। एक सेकंड बस, मैं बाकी क्लासेस को देख लूँ, किसी है तो बार बार भी सेशन देना पड़ेगा। E1 भी फ्री है। इनकैप्सुलेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास डाटा है और हमारे पास मेथड है, और किसी भी बंदे को मेरा डाटा चाहिए तो वो क्या करेगा, मेरे मेथड के जरिए ही एक्सेस कर सकता है, वैसे उसको मेरे डाटा की एक्सेस नहीं है। यानी मेरा जो डाटा है और मेरा जो मेथड है वो आपस में इनकैप्सुलेटेड है। अगर मेरे डाटा को किसी ने एक्सेस करना है तो उसको पहले उसको मेरे मेथड को एक्सेस करना है, और मेरा मेथड्स भी उसके डाटा मेरे डाटा को ला कर देंगे। डायरेक्ट एक्सेस मेरे डाटा की किसी को भी नहीं है। जिस तरह के हमारी बुक वाली एग्जांपल है, उसमें देखो मेरा जो बोरोड का वेरिएबल है, या इवन ऑथर वाली क्लास के अंदर ईमेल का वेरिएबल है। अब ईमेल का वेरिएबल मैंने, या बोरोड का वेरिएबल मैंने डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं रखा किसी के लिए। ठीक है, अगर किसी ने बुक को बोरो करना है तो वो मेरे बोरोड मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, और मेरे जो जो बाकी मेथड्स हैं वो सारे प्राइवेट हैं। वो कोई मेरे बोरोड का वेरिएबल डायरेक्ट नहीं छेड़ेगा, वो सिंपल मेरे बोरो मेथड को कॉल करेगा। या अगर किसी ने ईमेल मेरी चेंज करनी है ऑथर की, तो वो क्या करेगा, अपडेट ईमेल कॉल करेगा या गेट ईमेल कॉल करेगा अगर उसे ईमेल चाहिए। वो ईमेल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इनकैप्सुलेशन के जरिए हमने क्या, जी जी सर आपने ये अपडेट ईमेल का मेथड क्यों डिस्क्राइब किया, जबकि हमारे पास सेट ईमेल का भी एक मेथड है। हम सेट ईमेल को दोबारा कॉल करके अपडेट कर सकते हैं ईमेल को। मैंने उसमें लिखा हुआ कि सेटर भी लिखना आपने इसका ईमेल का। सर आपने लिखा हुआ है सेटर एंड गेटर क्रिएट करने हर ऑब्जेक्ट के लिए, और सेट और अपडेट ईमेल भी क्रिएट करनी है। चलो वैसे दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए आप कर लीजिएगा सेटर गेटर भी, क्योंकि आपको सेटर गेटर भी मैंने समझाने थे। अब जो अपडेट ईमेल है वो ऐसा सेटर नहीं है। ठीक है, मतलब उसका फर्क है। आगे सेटर गेटर इन स्लाइड्स में आएंगे तो फिर देखते हैं कि सेटर गेटर की खास प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, और अपडेट ईमेल्स का वो उसको देख लेते हैं। तो अभी क्या है कि मैंने आपको जिस तरह सर ये बताया, आपने असाइनमेंट का टाइम 7 बजे तक रखा हुआ है सर, इसको आप एक्सटेंड कर दें अच्छा क्योंकि पहले हमारी लेक्चर तो 2 ले लो से 4 यार। लैब है। लेक्चर तो ले लो, इतना मुश्किल काम नहीं है। असाइनमेंट का लेंथ ही है थोड़ी, मैं उसको सेंड कर दूंगा, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में इसका दिखाई तो आप ये भी बता दें कि ये ऐप इंस्टॉल होती चल नहीं रही, कैसे चलाना है इसको। मैंने मतलब पूरी जेडी इंस्टॉल किया था, आगे से रनिंग नहीं हो रही वो उसका, मतलब यार इंस्टॉल ये तो जब ऑडिबल नहीं हो, आप मुझे जरा दोबारा रिपीट कर दो। पाथ सेट करना है अभी ऑडिबल जेडीके नहीं का। हो, मुझे नहीं पता लग रहा, जरा रिपीट कर दो। सर ये जेडी के सेट नहीं हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है पर आगे कंप्यूटर में आ नहीं रहा, ना उसका आइकन शो हो रहा है,
चल रहा है। यार जेडीके ने ऐसे नहीं चलना। वैसे मैंने पहली लैब इसीलिए दी थी कि आपके जो जेडीके हैं वो सेट हो जाएं और मुझे पता लग जाए अगर किसी का कोई इशू है तो मुझे बता दे तो हम उसको देख लें, ताकि अगली लैब क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो वाली इतनी ग्रेडेड नहीं थी, अब ये ग्रेडेड भी है और इसके मार्क्स जो हैं इसके ऊपर अटेंडेंस भी मैंने मार्क करनी है आपकी, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अब मैं देख लेता हूँ। सर टाइमली सर इस लैब का ओवरव्यू दे रहा है, समझ नहीं आ रही कुछ। यार मैं इनकैप्सुलेशन छोड़ दूँ? सर आप इनकैप्सुलेशन पढ़ाएं। तो मुझे इनकैप्सुलेशन पढ़ लेना, तो बाद में फिर लैब का ओवरव्यू दे देता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अच्छा, तो मैंने कहा था कि जो मेरे पास बोरोड का वेरिएबल है वो मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है किसी भी क्लास में, ऑथर की क्लास हो चाहे मेरे पास लाइब्रेरी की क्लास हो, वो बोरोड का वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो है मेरी मैंने उसके अंदर बोरो का मेथड लिखा और उस बोरो के मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ लाइब्रेरी की क्लास। अब मुझे ये पता है कि मेरा बोरो का मेथड कौन कौन सी क्लास कॉल कर रही है। इस तरह मेरे पास एक डाटा इनकैप्सुलेशन है, उसके ऊपर एक प्राइवेसी मैंने लगाई हुई है, जिस प्राइवेसी के तहत मेरे सिर्फ वही क्लासेस मेरे मेथड को मेरे डाटा को यूज़ कर सकती हैं जिनके पास मेरे मेथड की एक्सेस है। ये ऐसी है जिस तरह आपने किसी चीज़ के ऊपर लॉक लगा दिया और आपने उसकी कीज़ उस बंदे को दी हुई है जो बंदा ऑथराइज्ड है। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर आप एम्प्लॉइज़ मैनेजमेंट बना रहे हो, तो अब देखो एम्प्लॉय के को एक्सेस तो नहीं देनी है अपनी सैलरी चेंज करने की, लेकिन फाइनेंशियल ऑफिस को एक्सेस है उसकी सैलरी चेंज करने की। तो अब आपने क्या किया कि जो सैलरी का वेरिएबल है उसका आपने एक सेक्टर बनाया और सिर्फ फाइनेंशियल ऑफिस के थ्रू से वो कॉल कर रहे हो। अगर कोई एम्प्लॉय अपना चेंज सैलरी को कॉल कर रहा है तो वो नहीं कॉल कर सकता क्योंकि वो उसके पास उसकी एक्सेस नहीं है। तो इनकैप्सुलेशन जो है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। इसके ज़रिए उसको अचीव कैसे करते हैं? अब इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर्स के ज़रिए। एक्सेस मॉडिफायर जिस तरह नाम से पता है कि हर चीज़ की एक्सेस को लिमिट कर देता है। वो डिफाइन करता है कि इस चीज़ की, इस वेरिएबल की, इस मेथड की एक्सेस क्या होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहला एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास प्राइवेट का। प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर ये कहता है कि आपकी जो भी चीज़ प्राइवेट डिक्लेयर होगी वो उस क्लास के स्कोप के अंदर वो एक्सेसिबल है, उस क्लास की ब्रैकेट्स के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। जैसा मेरी अब ह्यूमन की क्लास थी, तो मैं आपको बताऊँ। सर एक सेकंड मुझे एक्सप्लेन कर लेने तो फिर मैं दूंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ पे था। देखो ये मेरे की ह्यूमन की क्लास थी, अगर मैं स्ट्रिंग को प्राइवेट कर दूंगा ना तो नेम को प्राइवेट, तो अब ये इन दो जो ब्रैकेट्स है ना, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान मैं इसको कहीं भी कॉल करूंगा मेरे स्ट्रिंग को ऊपर एरर नहीं आएगा। लेकिन इसके बाहर, इन दो ब्रैकेट्स के बाहर जब मैं ये नेम को एक्सेस करूंगा तो वो कहेगा कि यार ये प्राइवेट है, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट का स्कोप क्या होता है, वो आपकी क्लास की बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, प्राइवेट का स्कोप क्या है कि आपकी क्लास की बॉडी के अंदर वो कहीं पे भी एक्सेसिबल है। और अब मैंने इनको करना है इनकैप्सुलेशन अचीव। तो इनकैप्सुलेशन अचीव ऐसी होनी है कि आपका डाटा कर देना आपने प्राइवेट और आपका मेथड कर देना पब्लिक। पब्लिक का मतलब है एनी